परसों कहाँ तक हुआ है? अच्छा वो पार्ट एंड पावर सब लोग कर लिए थे राइट। नेक्स्ट अब लिखो आप लोग 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 देखो आर्टिकल 74 डील विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? एड और एडवाइस देना प्रेसिडेंट को। उनका काम क्या होता है? एड और एडवाइस देना प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? उसके लिए बाउंड होते हैं राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बेसिकली क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जिसको भी अपना पीएम चुनती है, मेजॉरिटी में जो रहेगी, जो 50% वोट साबित कर देते हैं, वो फिर अपना एक पीएम सेलेक्ट करती है और पीएम फिर अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जितने भी आप देख रहे हो, एस जयशंकर हो गए और होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, ये सारे क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उनके अंडर में होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उनके अंडर में होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स वो सब नहीं रहते हैं। ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट अलग रहते हैं, जो कि किसके अंडर में काम करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर में कौन काम करेगा? फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ये पूरे को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। जो मंत्री परिषद, ये सबको मंत्री परिषद बोलते हैं हिंदी में, और सिर्फ इतने पार्ट को मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल। और पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 15% ऑफ लोकसभा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा जो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ है वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो नोट में उसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पूछ चुका है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो 15% होती है। ठीक है। आर्टिकल 75 ए में लिखा हुआ 74 नेक्स्ट आर्टिकल 75 टॉक्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली पीएम जो होते हैं वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्रेसिडेंट जो होता है वो डी ज्यूरी होते हैं। यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ऑन पेपर्स एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती है वो ऑन पेपर्स प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, और एक्चुअल में जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हाँ, गवर्नमेंट जो हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखें उन्हीं को सिर्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, बाकी किसी को गवर्नमेंट नहीं बोलते। जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उनको गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए भाई? की बन जाते हो यार। हाँ हिंदी ला दिया। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं।
ठीक है। और अगर पीएम की या तो डेथ हो जाती है या फिर रिजाइन कर देते हैं या फिर पीएम हट जाते हैं, इन द सेंस कि वो पावर से हट जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है, मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाते, सुना ना सरकार गिर गई, इसकी सरकार गिर गई, उसकी सरकार गिर गई, तो उसमें क्या होता है, उस केस में बेसिकली वो लोग मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाते, तब फिर क्या होता है, पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। पीएम जैसे रिजाइन करेंगे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करेंगे। पीएम की अगर डेथ हो जाती है तो भी पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर नए पीएम आएंगे तो उनके हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 76 डील विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो बेसिकली लॉयर होते हैं, लॉयर टू दी यूनियन ऑफ इंडिया। किसके लॉयर होते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट है ना, उनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लॉयर होते हैं, ये इनके पास सारे राइट्स रहते हैं एज एन एमपी, सारी पावर्स रहती है, पूरा फैसिलिटी मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा, बट उनको क्या नहीं मिलेगा? प्रिविलेजेस और वो सब एक एमपी के जैसे मिलेंगे, बट उनको सैलरी नहीं मिलेगी, बिकॉज वो अपना बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हर टाइम तो जरूरत नहीं पड़ती ना यूनियन ऑफ इंडिया को कि हर टाइम ऑल टाइम चाहिए, हर टाइम केस होते रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। और वो किस केस में? अब जैसे डिस्प्यूट होता है स्टेट वर्सेस द यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, लेट सपोज छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच में क्या हो जाए? डिस्प्यूट हो जाए, और केरला की गवर्नमेंट के साथ में डिस्प्यूट हो जाए, तो उस केस में यूनियन ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? तो भैया अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कोई लड़का ही है या कोई भी है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस करता है, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, या फिर XYZ कोई भी रीजन के कारण, उस केस में भी कौन रिप्रेजेंट करेंगे? अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो अब लोअर कोर्ट के लिए दूसरे होते हैं, इनके अंडर में 2 सॉलिसिटर जनरल जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और उनके अंदर में सॉलिसिटर जनरल के अंदर में 2 और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं जो कि कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? वो लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, समझे? और इनके पास प्रिविलेजेस सारे एमपी के जैसे रहते हैं, बट क्या 2 चीज नहीं रहती? तो भाई इनका कोई सैलरी नहीं होता, और दूसरा दे कैन नॉट वोट। वोटिंग होगी जब भी पार्लियामेंट के अंदर में किसी भी बिल को लेके, तो ये वोट नहीं दे सकते। समझ गए? 2 चीजें इनके पास नहीं रहती, और ये वोट वाला पूछा हुआ है, तो आप लोग नोट डाउन करो, 2 चीजें नोट डाउन करो। ही हैज पावर्स एंड प्रिविलेजेस like a council of minister or an MP. He has power and privileges like an MP, but he has no right to vote. Secondly, he can audience all court. He has the right to audience all court. कहीं पे भी कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होगी, वो जाके आर्गुमेंट सुन सकते हैं, वो जाके वहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास ये राइट, ऑल दी कोर्ट्स, एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे टिके रहते हैं। प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक ये टिके रहेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं टिकेंगे। इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी he should be qualified to become a judge of Supreme Court. He can, जरूरी नहीं है कि वो जज हो सुप्रीम कोर्ट, he needs to be qualified to become a judge of Supreme Court. ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे एमपी का
अब आईएएस बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, है ना, और 30 साल के अंदर की उम्र, वो क्या है? सिर्फ वो क्वालिफिकेशन है, आप पास करोगे उसके बाद बनोगे। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन वो नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट का जज ही होना चाहिए, ठीक है, उसके क्वालिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके जजेस के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। 79 डील्स विद पार्लियामेंट, 80 डील्स विद राज्यसभा एंड 81 डील्स विद लोकसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा को लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, अपर हाउस कौन सा है? लोअर हाउस है राज्यसभा, नहीं, लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा is also called House of People. इसको हाउस ऑफ एल्डरली या हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? हम लोग चुनते हैं। हम लोग जो वोट डालते हैं, लोकसभा का जनरल इलेक्शंस होता है, उस टाइम पे हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चुनते हैं। बट राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? नहीं, एमपी नहीं चुनते, हर एक स्टेट के एमएलए चुनते हैं। एमएलए जो रहेंगे ना, स्टेट में एमएलए होते हैं, है ना, तो वो सारे चुनते हैं। वो सारे किससे चुनते हैं? पीआरएसटी, अगेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, उससे चुन के वो लोग भेजते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स है उनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल। और राज्यसभा के, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा जैसे डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा का ऐसा होता है 1/3 मेंबर हर 2 साल में चेंज होते हैं, तो उनके जो मेंबर्स का टेन्योर हो जाता है वो 6 साल हो जाता है। और लोकसभा राज्यसभा जो होती है वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो रहेंगे उनका इलेक्शंस होगा। जैसे ये इतने मेंबर्स का इलेक्शंस कंडक्ट हुआ, फिर नेक्स्ट इतने मेंबर्स का होगा, फिर नेक्स्ट इतने मेंबर्स का होगा, इनके बाद फिर इनका होगा, मतलब 2 साल 2 साल 2 साल 6 साल हो गए इनका, 6 साल बाद ये लोग चेंज, ठीक है। तो 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में राज्यसभा के चेंज होते हैं। अभी ऐसा क्यों किया गया? क्यों ये डिसॉल्व नहीं होती? क्योंकि इमरजेंसी टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है, फिर इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना, उस टाइम पे फिर राज्यसभा काम, ठीक है। तो राज्यसभा की ये एक और एक्सक्लूसिव पावर है। और भी पावर्स हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। मिनिमम एज क्या होती है भाई? राज्यसभा के मेंबर्स की 30 इयर्स, लोकसभा की 25 साल। राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डरली लिखा हुआ है ना, बूढ़े तो वहीं बैठेंगे। ठीक है, चलो अब जब कभी भी जॉइंट सिटिंग बैठेगा, बिल जब डेडलॉक हो जाता है ना, बिल मान लो पास नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। और जॉइंट सिटिंग को डिसाइड कौन करता है? तो स्पीकर करता है। राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन डिसाइड नहीं करते जॉइंट सिटिंग को, स्पीकर डिसाइड करता है। एंड बजट जो प्रेजेंट होता है, बजट प्रेजेंट होता है, जानते हो ना, कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है।
ठीक है, बट उनके बिहाफ में कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट प्रेजेंट कहाँ होता है? तो लोकसभा में होता है। मनी बिल सबसे पहली बार कहाँ आएगा? तो लोकसभा में आएगा। राज्यसभा के पास क्या पावर्स होती है? तो जब भी कोई नेशनल, चलो उनको वो स्टेट लिस्ट में पढ़ाऊंगा ना, तो सबसे पहली बात तो कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता राज्यसभा को, पहला। दूसरा ये रहता है कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे यूपीएससी है, ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो एक नया यूपीएससी जैसा एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, उस टाइम पे जो बिल आएगा वो इनिशिएट कहाँ से होगा? तो राज्यसभा से। उस टाइम पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स है, ठीक है। मनी बिल के केस में कोई पावर नहीं रहती राज्यसभा, कोई भी, मतलब थोड़ी सी भी पावर नहीं रहती। वो मनी बिल जाता है, लोग राज्यसभा उसको देख सकती है, 14 दिन तक ताड़ सकती है उसको, लेकिन उस पर सजेशंस भी दे सकती है। लोकसभा चाहे तो सजेशंस को मानेगा, नहीं मानेगा उसकी मर्जी। फिर उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा, पास हो जाएगा। मनी बिल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मनी बिल बेसिकली कोई होता है जहाँ से पैसा निकलेगा, ठीक है। पैसा कहाँ से निकलेगा? तो मनी बिल आता है, उसके लिए मनी बिल से, मनी बिल में ही आपके टैक्स वगैरह पे कम ज़्यादा करना है, वो सब रहता है। टैक्स स्लैब्स जैसे होते हैं ना, जीएसटी वगैरह, जानते हो जीएसटी वगैरह? नहीं जानते? चलो, कल कहाँ गए आप? घर गए? आप लोग तो आउटिंग पे जाने वाले थे क्या? हैं? घर वाले तो लेके जाते हैं। अच्छा, घर वाले लेके जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे वो नहीं मिलता क्या? मतलब ये लोग ऐसे नहीं लेके जाते क्या? मूवी में दिखाने ऐसे? नहीं, अभी तक तो नहीं लेके गए। ठीक है, चलो। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट। सबसे पहला होता है बजट सेशन, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन। दूसरा होता है मॉनसून, तीसरा होता है विंटर। विंटर इज द शॉर्टेस्ट सेशन। मैक्सिमम गैप 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ का हो सकता है। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रेसिडेंट की होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल कहाँ बैठेंगे? तो राज्यसभा के अंदर में बैठेंगे, बट दे कैन गो टू, सॉरी, लोकसभा के अंदर में बैठते हैं, बट दे कैन गो टू राज्यसभा एनी टाइम व्हेन नीडेड। कोई भी बिल जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए कोई एमपी जो होता है वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए आंसरेबल रहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम जो होते हैं वो बेसिकली लोकसभा के लिए आंसरेबल रहते हैं। तो नोट में लिखो, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू लोकसभा। क्या? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू लोकसभा और द पार्लियामेंट। लिखो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर 93 में। अब देखो, एक और टाइप के स्पीकर होते हैं जिनको बोलते हैं प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर जो होते हैं, जब भी नई लोकसभा आती है, यानी नई सरकार बनी है, उस टाइम पे क्या होता है, स्पीकर तो रहते नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं। उनका काम ये होता है कि ओथ दिलवाना सारे एमपी को, शपथ दिलवाना, और दूसरा काम ये होता है कि भाई स्पीकर का इलेक्शन करना। बस ये 2 काम होते हैं किसके? प्रो टेम स्पीकर के। लिख लो भाई, प्रो टेम स्पीकर का क्या काम है। फर्स्ट इज ओथ, सेकंड इज क्या है? इलेक्शन,
ठीक है। स्पीकर रिजाइन किसको करते हैं? लोकसभा के स्पीकर को पहली बात वोट कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं, तो वो भी तो एमपी रहेंगे। स्पीकर रिजाइन किसको करते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं, ठीक है। स्पीकर किसको रिजाइन करते हैं? तो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं। और डेप्यूटी स्पीकर किसको रिजाइन करते हैं? तो स्पीकर को रिजाइन करते हैं। स्पीकर का काम जानते हो, वोटिंग करवाते हैं। अब स्पीकर खुद कब वोट करता है? खुद वोट करता है? उनका पास पावर है खुद वोट देने की? नहीं होती। जब भी डेडलॉक होता है ना, जब भी जॉइंट सिटिंग में, मान लो जॉइंट सिटिंग बुलाया, वहां पे भी सेम मेजॉरिटी हो गया, ठीक है, 50% इधर गया 50% इधर गया, डेडलॉक हो गया। डेडलॉक सिचुएशन में डिसाइडिंग वोट जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे उसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो ही हैज द राइट कास्टिंग वोट, ठीक है। तो कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होती है? तो स्पीकर के पास होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ डेडलॉक सिचुएशन में वोट कर सकते हैं। और एक किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी भी मेंबर का माइक बंद कर देते हैं बोलते बोलते, ठीक है। तो ये सब रहता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने का पूरी कोशिश की जाती है। माननीय सदस्य बैठ जाइए यही कर, मतलब ये सारे छोटे मोटे काम रहते हैं। छोटे मोटे तो नहीं, बहुत बड़ा पोस्ट रहता है भाई स्पीकर का। किसी को वो देना वो सब करना बहुत अच्छा खासा पावर्स रहती है, ऐसी बात नहीं। तो वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और इनडिसिप्लिन वगैरह के केस भी, चार्जेस वगैरह ये वो सब लगा सकते हैं। तो अच्छी खासी पावर्स रहती हैं। चार्जेस मतलब आरोप लगाना, फिर उस पर कमेटी कुछ ना कुछ, एथिक्स कमेटी भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, आर्टिकल 100 कोरम। क्या होता है कोरम? किसी को पता है? सुनो, किससे पढ़े थे? पाथफाइंडर से। तो यार क्या क्या पढ़ रही थी? समझ आ रहा है? विदाउट नहीं है, विदाउट है तो पूछिए, ठीक है। और लोग का मैथ्स और वो सब, मैथ्स बंदूक है मतलब मैथ्स हो गया ना भाई, प्रैक्टिस। अरे ऐसा क्यों भाई? अरे यार ऐसा मत करो भाई, 7 साल अच्छा इस टाइम पे मैथ्स करते थे, ऐसा बोल रहे हो? मतलब हाफ टाइम में मैथ्स करेगा, हाफ टाइम में ट्यूशन अच्छा, तो बाकी का कोर्स खत्म हो गया? नहीं हुआ अभी तक? कितना बचा हुआ? जनवरी लास्ट ईयर। आप लोगों का बोर्ड्स कब से? 12 फरवरी। ठीक है यार, 12 फरवरी को पास में है। तो क्या क्या सब्जेक्ट है? अरे पीछे और ऑप्शनल और आईटीपी दोनों सारे। आईटीपी दोनों है? वही तो। इंग्लिश नहीं है? 6 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। तो ऑप्शंस क्यों नहीं दिए? सारे स्कूल में ऑप्शंस में आईटीपी नहीं है। हाँ ये तो रहता है यार, कौन पढ़ता है यार? मेरे तो इंग्लिश में मैथ्स से भी कम आए, मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा आए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में
इंग्लिश वगैरह सब में कम है, ठीक है। चलो, तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, ठीक है, तब सेशन हो। तो अगर 110 मेंबर्स नहीं है ना तो सेशन ही कंडक्ट नहीं होगा। अब जैसे क्लास में एक बच्चा रहेगा इधर पे, तो भी क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता क्लास, बिल्कुल हो सकता है, बट वहाँ ऐसा नहीं है। अगर 110 मेंबर छुट्टी मार, मतलब 110 मेंबर से कम है स्ट्रेंथ, सारे छुट्टी पे चले गए, तो फिर क्या होगा, सेशन नहीं बैठेगा। और छुट्टी उट्टी लेना पड़ता है ना, तो एमपी एमएलए को किससे परमिशन लेनी पड़ती है, सॉरी एमपी को स्पीकर से परमिशन लेना पड़ता है। और राज्यसभा के जो एमपी रहते हैं उनको किससे, चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ता है। समझ गए? स्पीकर को छुट्टी लेनी है, स्पीकर तो ले लेते हैं, डेप्यूटी स्पीकर उनका प्लेस पे आ जाते हैं, सबके ऑल्टरनेट रहते हैं ना। यहाँ पर भी ऑल्टरनेट टीचर्स रहे होंगे कोई ना कोई, हाँ वो तो उनका मर्जी है, चल रहा है उनका। प्रेसिडेंट का तो छुट्टी ही चलता है, साइन ही करना है और क्या करना है। बढ़िया गाड़ी आ रही, सैल्यूट मार रही है, क्या चल रहा है बस। नहीं खैर, काम रहते हैं कौन बस, वो ऑर्डिनेंस रहता है, ऐसा नहीं होता है जनरली, बट हाँ प्रेसिडेंट चाहे तो कर सकते हैं। जब मैं बोला ना हंग ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, तब वो किसी एमपी को वो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी बाहर के बंदे को कर देंगे, अगर करे भी तो भी 6 महीने के अंदर अंदर उनको ऐसे लेना पड़ता है, बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो इतना तो ऐसा तो नहीं होता है, इतना तो हलवा नहीं है, इतना दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट 107 ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल 50% मेजॉरिटी से पास होता है। 108 जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन के बारे में मैं बता दिया हूँ, डेडलॉक के सिचुएशन में आता है। अच्छा, जॉइंट सेशन किस केस में नहीं आ सकता, तो सबसे पहला इम्पीचमेंट के केस में नहीं आ सकता, जब भी किसी का रिमूवल हो रहा हो तो उस केस में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। सेकंड, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं आ सकता, और थर्ड, मनी बिल के केस में नहीं आ सकता। ठीक है, किन तीन केस में नहीं आ सकता जॉइंट सेशन, मनी, ये तीन केस में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब देखो जॉइंट सेशन में क्या होता है, राज्यसभा के 250 सीट, लोकसभा के 543, ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे। अगर मान लो राज्यसभा बिल रोक रही है और लोकसभा जो है पास कर रहा है, इम्पीचमेंट ही लेट सपोज पास कर रहा है, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास भी कर देता है तो वो पूरा फुलफिल नहीं कर रहा ना, 2/3 मेजॉरिटी से अलग अलग पास होने चाहिए, वहां से लोकसभा से भी पास होनी चाहिए, राज्यसभा से भी पास होनी चाहिए, दोनों को मिला के 2/3 करेंगे तो वैसे थोड़ी होगा, मेजॉरिटी थोड़ी सेपरेट सेपरेट करना, तब ना जाकर मेजॉरिटी होगा। और मनी बिल के केस में इसलिए नहीं आता क्योंकि राज्यसभा का कोई हाथ ही नहीं रहता मनी बिल में। चलो 109, रुको 1010 लिखो सीधा, मनी बिल 1010 डील्स विद मनी बिल। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली पैसा निकलता है, ठीक है, ये मनी बिल नाम ही पैसा, तो पैसे से रिलेटेड बेसिकली जो टैक्स वगैरह होते हैं, टैक्स का अल्टर करना, कम करना, ज़्यादा करना, ये सारा किससे होता है, तो मनी बिल से होता है। बट कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, वो चीज़ मनी बिल से नहीं होती, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है, और वो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ स्टेट, ये पूरा प्रोसेस लगता है। समझ गए? इसके मनी बिल बेसिकली रेमिशन, मतलब अगर टैक्स को हटाना है
बाकी लोन्स, बोरोइंग्स, विड्रॉल्स, ठीक है, लोन बोरोइंग विड्रॉल जानते हो ना, लोन लेती है गवर्नमेंट अपना इतना ज़्यादा, आप लोग बोलते हो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा बजट का सबसे बड़ा चंक जो आता है वो हम लोग का लोन से आता है, बाहर के कैपिटल लोन से आता है, बाहर देशों से हम लोग जो लोन लेते हैं उससे आता है सबसे बड़ा चंक। टैक्स तो बहुत छोटा मोटा रहता है भाई, हाँ उसका शेयर बहुत कम है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लिखो, ये जो आता है ये प्रेसिडेंट का जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, लास्ट में असेंट लेते हैं, है ना, लास्ट में सिग्नेचर लेंगे जब पास हो जाएगा तब। इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट पहले ही असेंट दे देते हैं, मनी बिल के केस में पहले ही असेंट दे देंगे। इनिशिएट कहां से होगा, तो लोकसभा से होगा, हमेशा इनिशिएट कहां से होता है, तो लोकसभा से होता है। इनिशिएट लोकसभा से होगा। एंड मनी बिल जब भी आएगा फिर उसके बाद क्या होता है, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा सिर्फ उसको 14 दिन तक देख सकती है, उस पर चाहे तो बोल सकती है, लेकिन लोकसभा उसके लिए बाउंडेड नहीं, लोकसभा चाहे तो मानेगा, नहीं चाहे तो नहीं मानेगा, उसका मर्जी, और वो 14 दिन बाद फिर अपने आप पास हो जाएगा, ठीक है। मनी बिल को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि इसमें सैलरी अलरी ये सब बहुत सारी चीजें निकलती है, ठीक है, इसलिए सैलरी अलरी लेट हो तो दिक्कत होता है ना हमें, पैसा लेट मिले तो दिमाग खराब होता है कि नहीं। चलो तो ये चीज होता है, तो मनी बिल से बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है उससे पैसा भी निकलता है, इसमें जॉइंट सेशन नहीं आता। चलो 112 लिखो, बजट। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया, तो आर्टिकल 1012 डील्स विद बजट। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रेजेंट करता है, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है, जो नेक्स्ट ईयर मतलब जो आने वाला साल, इस साल के जो खर्चे वर्चे रहेंगे, मतलब जो पैसे रहेंगे वो कहाँ गवर्नमेंट खर्च करेगी, किन किन चीज़ों में खर्च करेगी, तो उसका क्या होता है, वो पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बिल मतलब ये बजट प्रेजेंट होता है। बजट के बाद आता है एस्टिमेट, 113 होता है एस्टिमेट। जैसे होता है ना भाई, घर पे हम लोग पहले क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, आप लोग तो नहीं बनाते होंगे, लेकिन घर पे क्या होता है, पहले बजट बनाया जाता है, फिर अनुमान लगाया जाता है कि हाँ हाँ इतना ये सब ये ठीक है, एस्टिमेट कमेटी बैठेगी, है ना, करते हैं ना, पिताजी माताजी लोग एस्टिमेट लगाते होंगे ना, हिसाब किताब, हाँ ये इतना हो सकता है, इतना लग सकता है, ऐसे ऐसे होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल आता है। एप्रोप्रिएशन बिल आता है जिससे भी पैसा निकलता है, कटौती प्रस्ताव होता है, नहीं भैया इसको हटाओ उसको हटाओ, ये फालतू के खर्चे हैं, ये चॉकलेट वॉकलेट का नहीं लिखना है ना, होता है कि नहीं होता, चॉकलेट खाने मिलता है घर पे, अच्छे से मिलता है, खूब मिलता है खाने को, बढ़िया, चलो अच्छा। हाँ अभी तो ज़्यादा फायदा होता है। अरे वो तो है ही है, मेरी की मुर्गी दाल बराबर हो जाए। चलो नेक्स्ट 116 लिखो, वोट ऑन अकाउंट। तो ये एप्रोप्रिएशन वगैरह आप लोग के में ज़्यादातर नहीं घुसता है। वोट ऑन अकाउंट, तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जिस साल इलेक्शन होने वाला उस टाइम तो पूरा तो बजट अपने को चाहिए, है ना, पूरे ईयर का तो बजट चाहिए, वो क्योंकि नई सरकार आएगी तब फिर बजट बनाएंगे,
तो उस टाइम के लिए क्या होता है कि जो 6 महीने का पार्ट होता है कि जून जुलाई में होते हैं इलेक्शंस, अभी रिसेंट में जो हुए थे, तो 6 महीने का जैसे जो पार्ट होता है, 6 महीने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना चलने के लिए, तो उसी को बोलते हैं वोटर अकाउंट। ठीक है, जो इलेक्शन टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा जो सरकार डालती है कंसोलिडेटेड फंड से, उसी को बोलते हैं वोटर अकाउंट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही होता है। बजट कहाँ से आता है? बजट कहाँ से आता है मतलब? पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, बताएं तो। वेयर मनी कम्स फ्रॉम, चलो पूरा लिखो, वेयर मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर मनी गोस। एक तरफ डालना वेयर मनी कम्स फ्रॉम, एक तरफ डालना वेयर मनी गोस। तो अब आता कहाँ से? तो 27% जो होता है वो बोरोइंग से आता है। 19% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, 17% कॉर्पोरेट टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। सर पैसा पेमेंट मशीन बना सकते हैं? प्रिंट करा के चला सकते हैं? वेनेजुएला में पूरा इकोनॉमी ठप हो गया, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ गया था कि लोग बोरी बोरी लेके जाते थे सिर्फ वो आटा और चावल खरीदने के लिए। ठीक है, बोरे का बोरा। अब सोच लो, वहाँ तो जलाया भी, पैसा डलाएगी तो प्रिंट होता होगा ना, कहीं तो प्रिंट होता है, बट अगर एक्सेस अमाउंट में प्रिंट कर देंगे ना तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और इकोनॉमी गिर जाएगा। कहाँ गिर रहा है? कौन बोला गिर रहा है? कौन बोला इकोनॉमी गिर रहा है? बताओ। हम लोग का पॉजिटिव इन्फ्लेशन में जा रहा है। आप अगर बाहर जा, पाकिस्तान जाओ, जो स्विफ्ट रहेगी ना 1 करोड़ रुपए की मिलेगी स्विफ्ट, है 1 करोड़ रुपए की स्विफ्ट। वहाँ के लिए जो ये होंडा सिटी वगैरह होगी ना, ये सब वहाँ की कितना बड़ा बात है, इस टाइप का रहता है। वहाँ पे अभी भी वो डोमिनार चला रहे हैं, वो RX 100 वो अभी तक लूना उना और नाड़ा तो बांधना आता नहीं वो लोग को, क्या करेंगे वो लोग? और ये सारी जो आईफोन हो गया, ये सब बाहर कंट्रीज में, मतलब जैसे US वगैरह में जाओगे और सस्ता है। इकोनॉमी का ये फर्क पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा 100 रुपए का जो उनका $100 सबसे बड़ा नोट है। $100 इंडियन रुपये में कितना है? 65, 80 रुपए के आसपास है। 80 into 100 कितना हो गया? 50 into 100 80 है। 18 बोले क्या बोले? 80, 80। 8,000 हाँ, 80,000 बोलती है। 8,000। तो $100 वहाँ का 8,000 रुपए के बराबर है। ₹100 वहाँ का, यहाँ का 8,000। ये फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक्स सब लोग पढ़ोगे तब पढ़ना है, अच्छा चीज़ है। ऐसा कॉमर्स वालों को ऐसा वो मत देखा करो, उनसे भी पढ़ लिया करो, सीख लिया करो क्या है क्या नहीं। खैर वो लोग पढ़ते नहीं है खुद ही, वो उनका वो है। चलो नेक्स्ट इसमें लिखो भाई, 5% एक्साइज ड्यूटी से आता है। और ये साल का बजट का वो है ना, 5% इसका ही है। अरे ये पूरा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये इस साल के बजट का है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब हर साल ये चेंज होता है, ठीक है। अब मान लो अगले साल दे रहे हो पेपर और उसमें ये चीज़ लिख दोगे तो भाई गलत हो जाएगा।
हर साल चेंज होता है। 5% एक्साइज ड्यूटी, 4% कस्टम्स, 1% नॉन, तो देख लो भाई बजट में सबसे बड़ा चंक कहाँ से आता है, तो 27% हम लोग का बोरोइंग्स, यानी कि बाहर देश से जो हम लोग पैसा मंगाते हैं, लोन लेते हैं, वो पूरा काउंट करता है 27%। उसके बाद 19% में इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स लगता है ना 40%, वो होता है। फिर 18% जो आता है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ? अरे 19% मतलब, अरे वो पाई चार्ट जैसा समझो ना इसको। अरे जैसे आप बजट बना रहे हो, ठीक है, आपने 100 रुपये माता जी से लिया, 100 रुपये पिताजी से लिया, 200 रुपये दादा ने दिया, 400 रुपये दादी ने दिया, तो अलग अलग परसेंटेज हो गए ना। तो वैसे ही समझ लो, अगर सरकार का बजट 100 रुपये है तो 27 रुपये बोरोइंग से आया, 19 रुपये इनकम टैक्स से आया, 18% जीएसटी से आया, 17% कॉर्पोरेट टैक्स जो कलेक्ट हो चुका उससे आया, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बेसिकली गवर्नमेंट की बहुत सारी वो सब रहती है ना, कंपनीज, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगा, ये सब होगा, ये सारे भी रहते हैं, तो वहाँ के जो प्रॉफिट रहेंगे वो सारी रहती है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। उसके बाद फिर 5% एक्साइज ड्यूटी, सॉरी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स तो वो होती है, ये तो नॉन कैपिटल रिसिप्ट्स तो ये होती है जो गवर्नमेंट का कंपनी से आती है। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स तो फाइन्स वगैरह रहते हैं ना, वो रहती है। जो ये फाइन लगाते हैं ना 200 रुपये 400 रुपये, वो तो पुलिस देखो कितनी अच्छी है। हाँ? हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए पुलिस में, हम लोग पुलिस वालों को ऐसे ही सोचते रहते हैं। टैग ऐसे फाइन लगाई है गवर्नमेंट 500 रुपये, ठीक है, हेलमेट का 500 रुपये, लेकिन वो लोग 100 रुपये में छोड़ देते हैं हमको। कितनी अच्छी है हम लोग पुलिस, रिश्वत लेते हैं ना, क्योंकि वो 100 रुपये तो रिश्वत है, ठीक है। चलो 5% एक्साइज ड्यूटी, 4% कस्टम्स, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, ये सारा से पैसा आता है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, अब जाता कहाँ है? गवर्नमेंट का पैसा जाता है 19% जो होता है इंटरेस्ट पेमेंट, 27% तो भाई हम लोग लोन ले रहे हैं, है ना। 27% जब लोन ले रहे हैं तो भाई उस लोन का इंटरेस्ट भी तो पटाना पड़ेगा ना, और इंटरेस्ट के साथ पूरा वापस देना पड़ेगा। तो 19% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, 21% स्टेट का शेयर होता है, 16% स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, 9% अदर एक्सपेंसेस, 8% डिफेंस, 8% होता है डिफेंस का खर्चा, 8% होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का खर्चा, 9% फाइनेंस कमीशन, 6% सब्सिडी, 4% पेंशन। डिफेंस के बाद 8% स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 9% फाइनेंस कमीशन, 6% सब्सिडी, 4% पेंशन। गवर्नमेंट का पैसा इधर पे जाता है। समझ गए? कितनी क्लासेस होती है आप लोग दिन भर? डांस चल रहा था तो आज तो डांस चलता रहता है, अच्छा है। डांस से मतलब तो जब इतना डांस करा रहे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
इतना प्रैक्टिस तो एग्जाम के लिए नहीं करेगा कैसे? इसके लिए हाँ इसके लिए भी किया। उसके लिए भी किए हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट। देखो 11 से 12 होता है इन लोगों का क्वेश्चन आवर, सुबह 11 से 12 क्वेश्चन आवर इनका पार्लियामेंट के अंदर। इन लोगों का टाइमिंग देख रहे हो 9 बजे भी नहीं आना पड़ता, 11 बजे आते हैं आलसी लोग। तो 11 से 12 होता है क्वेश्चन आवर, फिर 12 से 1 होता है जीरो आवर, 1 से 2 होता है लंच, फिर 2 से 6 होता है पूरा प्रोसीजर्स और डिबेट्स। अब ये जीरो आवर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीरो आवर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आप देखे होगे ना वीडियोज वगैरह पूरा हल्ला हल्ला करते रहते हैं, वो सब करते रहते हैं, ठीक है, तो वही होता है जीरो आवर। जीरो आवर में जो इमीडिएट इश्यूज होते हैं वो सारे रेज करते हैं, ठीक है। बाकी टाइम पे क्वेश्चन आवर में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पूछने का एक एक का पूरा डिटेल रहता है, वो पहले से उनके पास पूरा लिस्ट रहता है स्पीकर के पास कि किसका क्वेश्चन रहेगा, तो वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। फिर उसके बाद जवाब देने का टाइम आता है 2 बजे, उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका जवाब देंगे, उसी बीच में डिबेट होती है और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रोसीजर यानी कि वोटिंग अगर कराना है तो बिल है, वोटिंग कराना है तो वो भी 2 से 6 के टाइम पर। तो जीरो आवर बेसिकली जो मीडिया होती है इसमें कोई लॉ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो पूरा कुर्सी तोड़ेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो एक घंटे का एक पीरियड होता है, उसी में पूरा हल्ला गुल्ला करते हैं, बाकी टाइम कर नहीं सकती ऐसे, ठीक है। बाकी टाइम स्पीकर तो चुप कराते रहते हैं, माननीय सदस्य बैठ जाएंगी, उनका माइक बंद कर देंगे, ये कर देंगे, उनके पास तो सारा सिस्टम रहता है, माइक बंद वही तो पॉइंट वो कर रहे हैं, ठीक है। उनको कभी भी किसी को भी एड्रेस करना हो वो चेयर के थ्रू एड्रेस करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा ये बस, वो फिर उधर से बोलेंगे मैं आपके माध्यम से ये करना चाहूँगा, यही चलता है और क्या चलता है। डायरेक्ट बातचीत बहुत करते हैं वो लोग, बट ऐसा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखो types of questions. First is start question. Start question ऐसे होते हैं that can be answered orally. जिसका जो that can be answered orally and उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं and can be followed by and supplementary question, ठीक है, मतलब वही क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे या जो भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक रिटन आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए भी 10 दिन के पहले स्पीकर को जाके बोलना होता है। शॉर्ट नोटिस सोच लो आप 10 दिन का है तो स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन को कितने टाइम का रहता हो, वो पार्लियामेंट जब सेशन चालू होने वाला रहता है ना तब फिर उसका लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट नहीं, वो स्टार्ट क्वेश्चन जब रहेगा, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन है तो ऑन द स्पॉट तभी पूछ सकते हैं कि जब जिसे जवाब दे दिए और उसके बाद तुरंत बाद कोई अगर क्वेश्चन है, डाउट रहे तो पूछ सकते। नेक्स्ट देखो पार्लियामेंट्री प्रपोजल्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बाद क्या है? पार्लियामेंट्री प्रपोजल्स हेडिंग नेक्स्ट है। फर्स्ट इज calling attention motion. Calling attention
मोशन। अब ये क्या होता है कि कोई मेंबर है तो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अटेंशन किसी एक मैटर, कोई पब्लिक का मैटर होगा उसके तरफ मोड़ने के लिए होता है। अब जैसे एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के हो, तो अब उनके लिए क्या करेंगे, अब जैसे कोई मेंबर है वो बोलेगा पंजाब में इतने इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सर्वे का लिस्ट लेके आएगा, बोलेगा ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन लाएंगे। किसका अटेंशन लेके लाना है उनको, मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अफेयर्स, उनका अटेंशन वो ग्रैब करेंगे, उनका अटेंशन ये मैटर की तरफ लेके आएंगे कि देखो भाई पंजाब में ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा काम करो, ये सब करो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन, समझ गए। नेक्स्ट देखो एडजर्नमेंट मोशन। It is for urgent matters. So it is urgent matters. Next, privilege motion. Privilege motion basically किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर चार्ज रहता है, मतलब आरोप रहता है कि आपने फैक्ट्स को छुपाया है या डिसॉर्ट किया, यानी उनका प्रिविलेज वो किया। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास प्रिविलेज है कि भाई हर एक चीज़ जानना है, डिटेल में जानना है, तो ये क्या है, उनके प्रिविलेज का उल्लंघन है ना, इसीलिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा and it needs 50 proposers to admit. और इस टाइम पे क्या होता है, वोटिंग होता है, 50% अगर गवर्नमेंट नहीं ला पाई उस टाइम पे वोट, तो फिर क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार बनेगी जो भी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा सेंश्योर मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें भी 50% वोट चाहिए। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट की ना कमेटी फॉर्म होती है, तो कमेटी में बेसिकली क्या होता है कि ये लोग किसी भी चीज़ को स्क्रूटिनाइज करते हैं। जैसे दो टाइप की कमेटी होती है, सबसे पहले तो स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, ये टेम्पररी होती है। तो एड हॉक कमेटी उस टाइम पे फॉर्म होती है जैसे कोई इंक्वायरी, कोई बिल है जो कि अच्छा नहीं है, या मान लो कि कोई बजट है, बजट के अंदर में उसका एस्टिमेट सही नहीं बैठा, नहीं एस्टिमेट के लिए तो अलग कमेटी होती है। मान लो कुछ एथिक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, या किसी ने कुछ किया है, ठीक है, कुछ घोटाला हुआ है, घोटाला का फिर क्या होता है, इंक्वायरी होता है, तो वो घोटाले के लिए जो कमेटी फॉर्म होगी वो एड हॉक कमेटी होगी, क्योंकि वो तो टेम्पररी रहेगा ना। अब जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, अब जैसे फाइनेंशियल कमिटीज होती है जो हम लोगों को पढ़नी है। फाइनेंशियल कमिटीज में सबसे पहले एस्टिमेट कमेटी होगी। एस्टिमेट कमेटी वो कमेटी होती है जो पूरा एस्टिमेट बनाती है, ठीक है। एस्टिमेट हम लोग देखे ना कि बजट प्रेजेंट होता है, उसका एस्टिमेट होता है, तो एस्टिमेट कमेटी तो हर साल ही चाहिए, तो वो क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो कि पूरा जो पिछले साल का जो पूरा रहेगा ना, जो कैग ने पूरा बनाया रिपोर्ट सबमिट की होगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जानते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
देखो जो अकाउंटेंट होता है ना, तो वो लास्ट ईयर का जितने भी रहेंगे ना, उसको वो प्रेजेंट करता है, वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर को, स्पीकर ला के देते हैं कमेटी को। तो जो कमेटी होगी वो फिर पूरा चेक करेगी। तो जितने घोटाले वोटाले पकड़ाते हैं ना, ये सारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पकड़ाते हैं। उसमें वो लोग देखते हैं अरे ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये जो 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम आप लोग सुनते होंगे, राफेल का स्कैम सुने होंगे। तो राफेल का स्कैम बेसिकली कुछ नहीं था कि वो लोग बोले, मतलब 4 साल पहले उसका डील हुआ था किसी और रेट में, और अभी जो मिला राफेल वो किसी और रेट में मिला, वो 10 गुना ज़्यादा रेट में मिला। तो उसमें वो लोग घपला हो रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो उसका सफाई के लिए वो लोग बोले थे कि भाई इन्फ्लेशन है इसमें। एक ओलंपिक का स्कैम हुआ, ओलंपिक के स्कैम में बाल्टी कितने बाल्टी 20,000 रुपए की बाल्टी थी उन लोग, क्योंकि अकाउंट्स में लिख दी वो लोग 20,000 रुपए की बाल्टी। तो अब उनको भी समझ आ रहा है ना भाई कि हाँ ये लोग बना रहे हैं। तो ऐसे घोटाले पकड़ाते हैं। तो सबसे पहले लिखो फाइनेंशियल कमिटीज में एस्टिमेट कमेटी। हम लोगों को सारी कमिटीज नहीं पढ़नी है, 3 कमिटीज इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल, पब्लिक अकाउंट्स और कमिटी ऑन पब्लिक एंटरटेनमेंट, बस ये 3। एस्टिमेट कमेटी में कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा, और इट इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी। इट इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। 15 7 कितना होता है? अरे क्या हो भाई, 15 7 कितना होता है? 22। तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ये क्या करती है? रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी इसको स्क्रूटनाइज करती है। सीएजी क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। अब जैसे पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा, हम लोग देखें ना, 3 ही सेशन होते हैं, 3 सेशन के बीच में गैप भी होता है। तो अब उस टाइम पे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को लॉ पास करना है, और उस टाइम पे लोकसभा तो नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो एक ऑर्डिनेंस पास करेंगे, जो कि एक टेम्पररी लॉ रहेगा। उसको परमानेंट बनाने के लिए लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। कितने महीने के अंदर में? 6 महीने के अंदर। और जब पार्लियामेंट सेशन में है तो 6 वीक्स के अंदर, जैसे ही मतलब पार्लियामेंट चालू हो, ठीक है, अब समझ लो इमरजेंसी का टाइम आ गया, उस टाइम पे कोई लॉ बनाना था, 6 महीने तक पार्लियामेंट नहीं बैठी। 6 महीने बाद क्या होगा, वो ऑर्डिनेंस फिर जाएगा बिल बन के लोकसभा के पास, वो उसको पास कर, वो उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर में पास कर देंगे। अगर नहीं करती तो वो टेम्पररी लॉ जो रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है, समझे? क्या समझे? वो जो भी बनाएगा टेम्पररी लॉ बनाएगा। कौन बनाएगा? किसकी पावर से? तो प्रेसिडेंट की पावर से। आगे बोलो। वो बनाएगा, अगर वो 6 महीने के अंदर लोकसभा से पास नहीं होता।
बन जाए। तो ये क्या होता है, एक तरीके का टेम्पररी लॉ होता है। 6 महीने और 6 वीक्स, जब पार्लियामेंट सेशन में है तो 6 वीक्स के अंदर अंदर, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 6 महीने के अंदर, क्योंकि 2 सेशंस के बीच में कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है, तो 6 महीने का गैप हो सकता है। Sure. साढ़े 4। नेक्स्ट we go सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है कि हाई कोर्ट बड़ा होता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है। सुप्रीम नाम से सुप्रीम नहीं समझ आ रहा। हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है। हाई कोर्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट में, पूरे स्टेट में एक ही होगा। 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। बिलासपुर में है, बिलासपुर एक ही है। एक ही। अभी तो आप लोग स्पोर्ट्स खेलने में नहीं मिल रहा